हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे यूनिट 2। यूनिट 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा, और आज हम यहाँ पर यूनिट 2 स्टार्ट करने वाले हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो इसमें जो भी चैप्टर्स हैं उनको हम स्टडी करेंगे वन बाय वन करके। जैसे हमने यूनिट 1 में 4 चैप्टर कंप्लीट किए थे, ऐसे ही हमारी जो ये सेकेंड वाली यूनिट है इसमें हमारे 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 7। तो इनको हम वन बाय वन करके यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट करते हैं आज। तो पहले हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 5 है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस वाले चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। चैप्टर 6 में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, और चैप्टर 7 में हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर जो हैं वो आपके यूनिट नंबर 2 के अंदर लिए गए हैं। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वॉज मेड ओनली बाय ऑब्जर्वेशन थ्रू नेकेड आइज और लेटर थ्रू मैग्नीफाइंग लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप्स। ठीक है, माइक्रोस्कोप्स। अब क्या हुआ कि क्योंकि हमें पता है, हमने डाइवर्सिटी पढ़ा था पहले वाले चैप्टर में, तो हमें पता है कि हमारे अर्थ पर जितनी भी लाइफ फॉर्म्स मिलती हैं या जो भी उन अलग अलग हमें वेरिएशंस मिलते हैं, जो भी अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं, उनको हम क्या कर रहे थे, उनको हम ऐसे देख के जस्ट हम बता रहे थे कि हाँ ये वाली चीज़ इस कैटेगरी में है, या ये वाला ऑर्गेनिज्म है, हमने उसको इस कैटेगरी में रख दिया। तो नॉर्मली हम देख के जो है बता पा रहे थे। फिर क्योंकि और फर्दर स्टडी हुआ होगा और रिसर्च वगैरह की गई होगी, तो मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ कर लिया गया। ठीक है ना, बाद में उनको देखकर उसमें से जो है फिर कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाला गया होगा। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन इज मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। इन एडिशन ऑब्जर्वेबल एंड परसीवेबल लिविंग फिनोमेना वर ऑल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ दिस डिस्क्रिप्शन। अब क्या किया गया, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर फीचर्स थे, एक्सटर्नल हो चाहे आपके इंटरनल हो, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें सेट की गई। ठीक है ना, ये जो चीज़ें डिस्क्रिप्शन दिया गया था वो किस चीज़ पर था कि एक्सटर्नली और इंटरनली कैसी चीज़ें मैटर कर रही हैं, कैसे जो है उनके फीचर्स हैं यहाँ पर। उसके साथ साथ कुछ ऐसे फीचर्स भी थे जिनको हम देख पा रहे हैं, ऐसे ऑब्जर्वेबल है, हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, या फिर परसीवेबल है, मतलब जो हमें समझ में आ पा रहे हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ें, ये जो सारे फीचर्स थे इनको भी रिकॉर्ड किया गया है यहाँ पर। बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी वॉज एस्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब ओनली बायोलॉजी। अब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी से पहले, या आप कह सकते हैं कि उससे पहले जो है आपका किस चीज़ को जानते थे, फिजियोलॉजी के बारे में लोग जानते थे। मतलब कि फिजियोलॉजी को जो है एज ए पार्ट ऑफ बायोलॉजी इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है ना, और उसके अलावा जो आपके नेचुरलिस्ट थे उन्होंने जो है सिर्फ किसके बारे में बताया, सिर्फ बायोलॉजी के बारे में बताया। अब आप पहले फिजियोलॉजी समझ लो, फिजियोलॉजी क्या होता है, आपको पता होगा कि जहाँ पे लॉजी वर्ड लग जाता है इसका मतलब क्या होता है, टू स्टडी। तो फिजियोलॉजी क्या है आपका, ये है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन। ठीक है, लिविंग थिंग्स जो है वो आपकी कैसे फंक्शन करती हैं, वो सारा हम कहाँ पर स्टडी करते हैं, वो हम सारा पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। ठीक है, अब जो आपके नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट किनको कहा जाता है, कुछ लोग हैं ना अलग अलग फील्ड के लिए स्पेसिफाइड जो है वो लोग हैं। तो ऐसे ही आपके नेचुरलिस्ट कौन होते हैं, ऐसे लोग जो क्या काम करते हैं, नेचर में जो भी चेंजेस होते रहते हैं, या हम कह सकते हैं कि जिन्होंने नेचुरल हिस्ट्री को डिफाइन किया, किस चीज़ के लिए, कि जो ऑर्गेनिज्म है वो कैसे फंक्शन कर रहे हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे उनके प्रोसेसेस होते हैं, तो उनको ऑब्जर्व करके जो स्टडी की जाती है ना सारी, वो कौन करता है, वो नेचुरलिस्ट जो हैं आपके, वो उनको करते हैं। हैंस बायोलॉजी रिमेन्ड एज अ नेचुरल हिस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए बायोलॉजी जो है वो बहुत लंबे टाइम से जो है आपका, आप कह सकते हैं एज ए नेचुरल हिस्ट्री की तरह से वो जो है वो रही है अब तक। The description by itself was amazing in terms of detail. While the initial reaction of a student could be boredom, one should keep in mind that the detailed description was utilized in the later day reductionist biology, where living processes drew more attention from scientists than the description of life form and their structure. अब जब हमने इसको और डिटेल में स्टडी किया तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए कि ये जो हम सारे के सारे डिस्क्रिप्शंस ले रहे हैं अभी यहाँ पर, या आप कह सकते हैं कि बायोलॉजी में जो भी हम चीज़ें पढ़ते हैं कि जो लिविंग प्रोसेसेस हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, आपने पढ़ा होगा ना 10th में लाइफ प्रोसेस हमने पढ़ा था उसमें। ठीक है, तो लिविंग प्रोसेसेस जो हैं उनका ध्यान जो है किसने आकर्षित किया अपनी तरफ, साइंटिस्ट की तरफ से आया। ठीक है ना,
साइंटिस्ट का ध्यान गया इस चीज़ पे, और उसके अलावा कि लाइफ फॉर्म का जो भी डिस्क्रिप्शन है उससे ज़्यादा जो लिविंग प्रोसेस है उस पर ध्यान दिया गया, उनके स्ट्रक्चर से ज़्यादा कि वो कैसे काम कर रहे हैं उस पर ध्यान दिया गया। हैंस दिस डिस्क्रिप्शन बिकेम मीनिंगफुल एंड हेल्पफुल इन फ्रेमिंग रिसर्च क्वेश्चन इन फिजियोलॉजी और एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। तो ये काफ़ी मीनिंगफुल हो गया है यहाँ पर, ठीक है, और इसने हेल्प किया जो भी फिजियोलॉजी में या एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में हम जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, साइंटिस्ट जो भी रिसर्च वगैरह करते हैं, उनके क्वेश्चंस को आंसर करने में इसने हेल्प किया। In the following chapters of this unit, the structural organization of plants and animals, including the structural basis of physiological or behavior phenomena is described। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो आपके प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, स्ट्रक्चर वाइज वो कैसे हैं आपका, और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर उनके कौन कौन से आप कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो क्या क्या उनका रेफरेंस लिया गया होगा, या उनका बिहेवियर फिनोमेना जो है उसका क्या बेसिस रहा है। फॉर कन्वीनियंस दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमने क्या किया है कि हमारी सुविधा के लिए है ना, ताकि हमें अच्छे से समझ में आए, तो इस डिस्क्रिप्शन को कि प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो हम इनको अलग अलग पढ़ेंगे, सेपरेटली पढ़ेंगे। मॉर्फोलॉजिकल क्या होता है आपका, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, शेप, है ना, कोई चीज़ किस चीज़ से मिलके बनी है, कैसा उसका शेप है, कैसा उसका कंपोजिशन है, वो हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉर्फोलॉजिकली हम उसको पढ़ते हैं। और अगर बात करें हम एनाटॉमी की, तो एनाटॉमी में हम क्या पढ़ते हैं, जो भी कोई भी आपके पास ऑर्गेनिज्म है, प्लांट है या कोई भी आपका, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसकी स्टडी हम जो करते हैं, उसके ऑर्गन्स की जो भी हम स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो भी ऑर्गन्स हैं उनकी जो स्टडी करते हैं वो हम किस में करते हैं, वो हम करते हैं एनाटॉमी में, ठीक है ना। रिडक्शनिस्ट का मतलब भी देख लो, यहाँ पर रिडक्शनिस्ट का मतलब क्या है, रिडक्शन यानी कि रिड्यूस करने वाला। तो यहाँ पे इससे मतलब क्या है, किसी को कम करना नहीं है। यहाँ पर क्या मतलब है कि आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स, आपके पास कोई आइडिया है या आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स फैक्ट है, कुछ भी है, उसको आप क्या करेंगे, उसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में बता देंगे, जिससे कि वो सभी लोगों को क्लियरली जो है वो समझ में आपका आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जितना मैंने भी बताया आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर, अब देख लेते हैं यहाँ पर जो ये थोड़ा सा बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट के बारे में दिया होता है ना, इसको पढ़ लेते हैं। देखो, कैथरीन इज़ाउ वॉज बॉर्न इन यूक्रेन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, यूक्रेन में हुआ था 1898 में, ठीक है। उन्होंने एग्रीकल्चर की पढ़ाई करी रशिया और जर्मनी में, और वहाँ से अपने डॉक्टरेट की जो डिग्री थी उसको उन्होंने यहाँ से रिसीव किया 1931 में यूएस में। शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशंस दैट द कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स थ्रू अ प्लांट वाया द फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पर इन्होंने इनकी जो पब्लिकेशंस रही थी उन्होंने इसमें बताया था किसके बारे में, कर्ली टॉप वायरस के बारे में। तो कर्ली टॉप वायरस क्या है, आपकी प्लांट डिजीज़ है, ठीक है, प्लांट्स में होने वाली ये डिजीज़ है। और इसमें क्या होगा, जैसे आपकी पत्तियां हैं, पत्तियां ऐसे रोल हो जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं आपकी, उसी बीमारी को कहा गया है यहाँ पर। तो उन्होंने बताया कि ये जो कर्ली टॉप वायरस है वो किसके थ्रू फैलता है, वो प्लांट के थ्रू फैलता है। आप कह सकते हैं कि उसमें जो फूड कंडक्टिंग उनका टिश्यू है, यानी कि जो फ्लोएम, उसके थ्रू ये फैलता है। और क्या बताया था, डॉक्टर इज़ाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 टू अ डायनामिक डेवलपमेंट अप्रोच डिजाइन टू एनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline। अब उन्होंने क्या किया, इनका एक पब्लिकेशन था प्लांट एनाटॉमी का, 1954 में पब्लिश हुआ था। तो इसने काफ़ी हेल्प किया, ठीक है ना, कि प्लांट स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, उसकी जो भी पूरी अंडरस्टैंडिंग थी उसको एनहेंस करने में हेल्प किया गया, इस तरह से इसको डिज़ाइन किया गया था, ठीक है ना। उसके अलावा द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इज़ाउ वाज पब्लिश इन 1916। इनकी बुक आई थी एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, कैथरीन के द्वारा लिखी गई थी, और ये कब पब्लिश हुई थी, 1960 में हुई थी। इसको वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो है बहुत वास्ट है आपका, ठीक है ना, इट इज़ एनसाइक्लोपीडिक। 1957 में क्या हुआ, शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव द ऑनर। और 1957 में इनको ऑनर किया गया, ठीक है, इनको अवार्ड दिया गया, कौन सा आपका, नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस था। इन एडिशन टू दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड शी रिसीव द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। इसके साथ साथ इनको नेशनल मेडल ऑफ साइंस भी दिया गया था। किसने दिया था, प्रेसिडेंट जो थे आपके उस टाइम पे, जॉर्ज बुश, उन्होंने दिया था 1989 में।
ठीक है। जब इनकी डेथ हो गई कैथरीन की 1997 में, तो पीटर रैवन डायरेक्टर जो थे एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी के मिजोरी बोटानिकल गार्डन, उन्होंने क्या कहा है ना, उन्होंने कहा रिमेंबर दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। मतलब उन्होंने जो काम किया था ना उसको एक तरह से यहाँ पर वो प्रेज कर रहे हैं। तो ये था यहाँ पे इनके बारे में, कैथरीन के बारे में। अब चलिए अपना चैप्टर जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा चैप्टर नंबर 5, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो यहाँ पर हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा कैसा होता है, जो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वो हम सारे डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पर। द वाइड रेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट्स विल नेवर फेल टू फैसिनेट अस, ठीक है। आपने देखा होगा जो प्लांट्स हैं आपके, उनके अलग अलग स्ट्रक्चर हैं। अगर हम बात करें फ्लावर की ही हम बात करें, तो आपने देखा है कि फ्लावर आपको कितने सुंदर सुंदर अलग अलग कलर्स में, अलग अलग वेराइटीज़ में हमें क्या मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। तो उनको देखकर हम क्या हो जाते हैं, उनको देखकर हम अट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। जैसे आपके इंसेक्ट हो जाते हैं अट्रैक्ट उनको देखकर, ऐसे ही हम भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। इवन दो द एंजियोस्पर्म शो सच अ लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, तो उनमें भी आपको बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलता है ना। मॉर्फोलॉजिकली देखा जाए तो आपको बहुत वेरिएशंस इसमें मिलते हैं। दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो कौन कौन से यहाँ पर जो है बताए गए हैं आपको, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, रूट हो सकती हैं उनमें, स्टेम हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं और आपके फ्रूट्स हो सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 और 3 में हमने क्या पढ़ा था, वी टॉक्ड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन जो किया था प्लांट्स का, किसके बेसिस पे, मॉर्फोलॉजिकली कहा जाए या और दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स थे उनके बारे में बात करी। फॉर एनी सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड एट अंडरस्टैंडिंग एनी हायर प्लांट or for that matter any living organism we need to know standard technical terms and standard definitions। तो जैसे अभी हमने लास्ट चैप्टर जब किया था प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम हमने कंप्लीट करे थे, तो एनिमल किंगडम वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ बेसिक टर्म पहले ही बता दी थी कि ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब क्या है, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब क्या है। तो उसी के जैसे ही आपको कुछ टेक्निकल टर्म्स का पता होना चाहिए। अगर आपको किसी ने बोल दिया, आपको किसी ने बोला इनफ्लोरेंस, है ना, तो आपको उसका मतलब जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। आपको किसी ने बोल दिया वेनेशन, तो आपको वेनेशन का मतलब पता होना चाहिए। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वी ऑल्सो नीड टू नो अबाउट द पॉसिबल वेरिएशंस इन डिफरेंट पार्ट्स। तो हमें अलग अलग जो भी वेरिएशंस मिलते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। इवन हैबिटेट्स के बारे में उनकी, ठीक है, क्लाइंबिंग, स्टोरेज, प्रोटेक्शन, ये सारी जो टर्म्स हैं इनसे हमें फैमिलियर होना पड़ेगा। इफ़ यू पुल आउट एनी वीड यू विल सी दैट ऑल ऑफ दैम हैव रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ पे बात की गई है वीड की। अब आपको पता है कि वीड्स क्या होते हैं। वीड्स होते हैं आपके अनवांटेड प्लांट्स, अनवांटेड प्लांट्स जो अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, है ना, और प्लांट का न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं ये, ठीक है। जो न्यूट्रिशन एक्चुअल में हमारी क्रॉप को मिलना चाहिए वो कभी कभी वीड्स को भी चला जाता है। तो सब में क्या मिलता है, रूट्स मिलते हैं, स्टेम मिलते हैं, लीव्स मिलते हैं, उन पर कभी कभी फ्लावर्स हो भी सकते हैं, फ्रूट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड फॉर्म द शूट सिस्टम। तो आपने देखा होगा कि प्लांट है वो बिना मिट्टी के तो नहीं होगा। मान लो ये आपका सॉइल है, ठीक है, और यहाँ पर आपका जो है ये कोई आपका प्लांट है, इस तरह से मान लो कोई भी आप प्लांट बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो इस मिट्टी के नीचे वाला पार्ट है सारा का सारा, ये आपका क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा रूट सिस्टम, ओके। ये क्या बनाएगा, आपका रूट सिस्टम। बट जो पार्ट आपका मिट्टी से ऊपर वाला पार्ट है ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका शूट सिस्टम। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब चलिए इसके जो पार्ट्स हैं उनको सबको पढ़ लेते हैं अलग अलग। पहला है हमारा रूट। रूट सबने आपने सुना है, रूट मतलब आपका जड़, ठीक है। अब ये जो रूट है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पार्ट है। इन मेजॉरिटी ऑफ द डाइकोटिलेडन प्लांट्स द डायरेक्ट इलॉन्गेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच ग्रोज इनसाइड द सॉइल। अब हम बात करेंगे डाइकोटिलेडन की। डाइकोटिलेडन हमने पढ़ा था जिसके जैसे आपका ग्राम है ना, तो हम क्या करते हैं उसका जो सीड है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना, दो कॉटिलेडन बन जाएंगे उसमें, तो ये हो गया आपका डाइकोटिलेडन। तो इसमें क्या होता है, आपका जो रेडिकल है वो रेडिकल क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी रूट बनाएगा जो सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगा। रूट कहाँ ग्रो करेगी, सॉइल के अंदर ही ग्रो करेगी ना। तो मैं एक बार आपको रेडिकल पिक्चर के थ्रू दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर जो ये दिया गया है ना, ये है आपका रेडिकल, ठीक है। ये जो है आपका हमने सीड लगाया, सीड में निकला ना ये छोटा सा स्ट्रक्चर, ये आपका रेडिकल है। और ये रेडिकल फिर क्या करेगा, ग्रो होके क्या बनाएगा, देखो ये आप इसका अपना जो है रूट में क्या हो रहा है, फिर आगे डेवलप होगा, ठीक है। तो प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन कहाँ से हो रहा है, आपका रेडिकल से हो रहा है, ठीक है। आगे इसको पढ़ते हैं फिर। देखो
उसके बाद इसमें क्या मिलती है, लेटरल रूट्स मिलेंगे इसमें, जिनको हम सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स भी कह सकते हैं। प्राइमरी रूट्स और उसकी जो ब्रांचेज हैं वो क्या बनाती हैं आपकी, दे कॉन्स्टिट्यूट द टैप रूट सिस्टम। तो ये क्या बनाएंगे आपके, ये बनाएंगे आपके टैप रूट सिस्टम। मैं आपको प्राइमरी और ये एक बार दिखा देती हूँ, देखो ये आपका डायग्राम है यहाँ पर। तो ये जो है यहाँ पर, ये तो है आपका प्राइमरी रूट जो रेडिकल से बनी है, और ये जो यहाँ पर निकले हुए हैं ये हैं आपकी सेकेंडरी रूट्स। ठीक है, आगे देखो, एज सीन इन द मस्टर्ड प्लांट में बताया गया टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलता है। मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स में जो प्राइमरी रूट है वो शॉर्ट लिव्ड होगी आपकी, और उसमें जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स उसमें डेवलप हो जाएंगी बाद में। ये जो रूट्स हैं आपकी कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। जो स्टेम होगा उसके बेस में से बिल्कुल जो है ये ओरिजिनेट होंगी, और आपका क्या बनाएंगी, फाइब्रस रूट सिस्टम आपकी बनाएंगी। ठीक है ना। टैप रूट में क्या होता है, टैप रूट में ऐसे होगा कि आपका एक ये प्राइमरी रूट हो गई है और उसमें ऐसे बहुत सारी ये निकल गई हैं सेकेंडरी रूट्स। लेकिन फाइब्रस में क्या है, एक ही रूट है आपकी और उसमें ऐसे ना बहुत सारे ऐसे फाइबर निकले होंगे, उसमें कोई प्राइमरी रूट आपको नहीं मिलेगी। ये आपका फाइब्रस रूट सिस्टम है, जैसा आपको वीट प्लांट में मिलता है। कुछ प्लांट्स हैं आपके ग्रासेस हैं, जैसे आपकी मॉन्स्टेरा हो गया या बेनियन ट्री हो गया आपका, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ द प्लांट अदर देन द रेडिकल। तो इसमें जो रूट है वो कैसे बनेंगी, इसमें रेडिकल के अलावा जो आपके पार्ट ऑफ द प्लांट है उनसे बनेंगी, और इनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट्स। एग्जाम्पल देख लो इसका भी, आई मीन डायग्राम देख लो, इसका भी डायग्राम दिया गया आपकी बुक में यहाँ पर, ये रहा आपका। देखो फाइब्रस रूट ये होगा, इसमें कोई प्राइमरी रूट तो है नहीं आपकी, अलग अलग जो है सारे कैसे इकट्ठा ऐसे फाइबर बने हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पर जो आपको दिया था ये टैप रूट का आपका हो गया है, और ये है आपका एडवेंशियस रूट, देखो है ना, ये जो छोटे छोटे निकले हुए हैं यहाँ पर ये है आपके एडवेंशियस रूट्स। द मेन फंक्शंस ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब आपको पता होगा कि रूट का फंक्शन क्या है, रूट का काम क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, कहाँ से, सॉइल से। ठीक है, और दूसरा काम क्या है इसका, प्रॉपर एंकरेज प्रोवाइड कराना प्लांट पार्ट्स को। अगर रूट नहीं होगी आपकी तो वो जो एक स्ट्रेंथ बनेगी कि वो ऐसे अपराइट बिल्कुल खड़ा हो पा रहा है, उसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगी। या फिर आप कह सकते हैं फूड रिजर्व जो हैं आपके, उनको भी ये स्टोर करती है। ठीक है ना, फूड मटेरियल जो भी है उसको स्टोर करती है। और सिंथेसिस ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, जो भी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं उनको बनाने में भी ये आपका जो है वो हेल्प करती है आपकी रूट्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा रीजन्स ऑफ द रूट्स। अब रूट्स के जो पार्ट्स हैं सारे वो यहाँ पर देख लो एक बार। रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। डायग्राम से आपको समझ में आएगा, देखो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको साथ साथ। ये जो नीचे स्ट्रक्चर दिया गया है ना, ये जो कवरिंग दी गई है यहाँ पर, ये क्या है आपका, ये है आपका रूट कैप। जैसे आपने देखा ना, हाथ में जो टेलर्स वगैरह होते हैं वो काम करते हैं, तो हाथ में वो मेटल का पहनते हैं जिससे सुई नहीं चुभती है उसमें, है ना, कवरिंग जैसे। तो वैसे ही आप इसको समझ लो बिल्कुल। रूट कैप है आपका ये। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो रूट के एपेक्स है, जो टिप है ना बिल्कुल रूट के, बहुत सॉफ्ट है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है आपकी ये रूट कैप। नेक्स्ट है आपका अ फ्यू मिलीमीटर्स अबव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके अलावा ये जो आपका रूट कैप था, इसके थोड़ा सा ऊपर जो है आपको क्या मिलता है, एक रीजन मिलेगा जिसको क्या कहा जाता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, इसको ये मान लो कि ये वो एरिया है प्लांट रूट्स के, यहाँ पर ये वो वाला एरिया है या रूट है या आपका शूट है, जहाँ पर जो आपके सेल्स हैं, जो एक्टिव सेल्स हैं आपकी, वो यहाँ पर लोकेटेड होती हैं, जो ग्रो करने में इनको हेल्प करती हैं। आप कह सकते हैं कि ग्रोथ में हेल्प करती हैं। यहाँ पे लिखा भी है देखो, ठीक है। इसकी जो सेल है वो कैसी होती हैं, काफ़ी छोटी होती हैं, थिन वॉल्ड होंगी, और प्रोटोप्लाज्म कैसा होगा, इनमें डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। ये लगातार डिवाइड करती रहती हैं। द सेल्स प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड एलोंगेशन एंड एनलार्जमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड लेंथ। ये जो सेल हैं आपकी, ये इनमें ये बहुत जल्दी जल्दी इलोंगेट हो जाएंगी, बहुत लंबी लंबी जो है ये लेंथ वाइज बढ़ती रहती हैं, है ना, एनलार्जमेंट होता रहता है इनमें। और जो आपकी रूट की लेंथ है ना, उसमें जो ग्रोथ हो रही है उस चीज़ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, उस चीज़ के लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये जो रीजन है इसको कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, राइट। द सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड मेच्योर। यहाँ पे जो सेल मिलती हैं वो धीरे धीरे डिफरेंशिएट होती रहती हैं और मेच्योर होती रहती हैं। तो ये जो आपकी जोन है प्रॉक्सिमल टू रीजन ऑफ इलोंगेशन, इस रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास में जो एरिया मिलता है ना आपका, ठीक है, इसको कहा जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन।
From this region, some of the epidermal cells form very fine and delicate thread-like structures called root hair. अब यहीं से जो आपका कुछ इसमें से जो सेल्स हैं आपके एपिडर्मल सेल्स जो हैं वो बहुत ही फाइन, बहुत ही डेलिकेट से थ्रेड-लाइक स्ट्रक्चर्स बना देंगी, ठीक है, जैसे छोटे हल्के हल्के धागे धागे स्ट्रक्चर बना देंगी बिल्कुल। इनको कहा जाता है रूट हेयर्स। इन रूट हेयर्स का काम होता है मेन कि पानी को और जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब करना मिट्टी में से, ठीक है। जब हम पानी डालते हैं प्लांट में, हमने प्लांट के ऊपर से पानी डाला तो वो पत्तियों से पानी ले रहा है, वो पानी कहाँ जाएगा, वो ज़मीन में जाएगा और ज़मीन में रूट क्या करेगी, उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी, जो भी उसमें मिनरल्स होंगे इनको एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये जो दिख रहे हैं सारे, ये क्या है आपके, ये हैं आपके रूट हेयर्स। ओके, हमने रूट को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर स्टेम। स्टेम आपको सबको पता है, ठीक है ना, जो सॉइल के ऊपर वाला पार्ट है वो आपका स्टेम हो गया है। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम अ रूट। तो रूट और स्टेम में क्या डिफरेंस है, आप ये मान लो रूट तो है वो ऊपर को चलता है, ठीक है ना, जिसपे ब्रांचेज हैं, आपकी ब्रांचेस बन जाती हैं जहाँ पर आपकी लीव्स लगती हैं, फ्लावर्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। और ये किससे डेवलप होगा, ये प्लूम्यूल से डेवलप होगा आपका, जैसे वो रेडिकल से डेवलप हो रहा था ना, ये आपका प्लूम्यूल से डेवलप होगा। जो जर्मिनेटिंग सीड है ना, आपने पढ़ा होगा उसका स्ट्रक्चर, तो उसमें प्लूम्यूल से क्या बनता है आपका स्टेम बन जाता है, रेडिकल से क्या बन गई आपकी स्टेम बन गई है। अब स्टेम पर होती हैं आपकी नोड और इंटरनोड, ये मैं आपको पिक्चर के थ्रू ही दिखाऊंगी, नोड और इंटरनोड भी देखो अभी। तो जहाँ पर पत्तियाँ ग्रो करती हैं आपकी, उनको तो कहा जाता है नोड्स, ठीक है। और नोड्स, इंटरनोड्स क्या होते हैं, जो आपकी दो नोड हैं उन दो नोड के बीच का जो एक पोर्शन है उसको कहा जाता है इंटरनोड। स्टेम के अंदर और क्या होती हैं, बर्ड्स भी लगती हैं उस पर, जो आपकी टर्मिनल भी हो सकती हैं और एक्सिलरी भी हो सकती हैं। स्टेम जो है वो जनरली कैसी है आपकी, ग्रीन होगी। जब वो यंग होगी, कोई छोटा प्लांट होगा तो कैसा होगा, ग्रीनिश होगा बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, मैच्योर होता रहता है, तो वो कैसा हो जाता है, वुडी, लकड़ी हो जाता है, मतलब लकड़ी बन जाता है प्रॉपर, ठीक है, हार्ड लकड़ी बन जाता है। और उसका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, ठीक है। मेन फंक्शन जो है स्टेम का वो क्या है, जो ब्रांचेस निकलेगी वो कहाँ निकलेंगी, सारी स्टेम पे निकलेंगी ना, जहाँ पर आपके लीव्स मिलेंगी, आपको फ्लावर्स मिलेंगे, फ्रूट्स मिलेंगे। और क्या काम होता है इसका, वाटर मिनरल्स को कंडक्ट करना, ठीक है। सम स्टेम्स परफॉर्म द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ स्टेम्स जो हैं वो क्या काम करती हैं, एज ए स्टोरेज का भी काम करती हैं, सपोर्ट का काम करती हैं, प्रोटेक्शन का भी काम करती हैं, और कुछ एज ए वेजिटेटिव प्रोपगेशन का भी काम आपकी करती हैं। गुलाब है आपका, है ना, तो गुलाब का हम क्या करते हैं, स्टेम को तो लगाते हैं हम काट के, तो वो ग्रो कर जाता है ना आपका, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी हम इनका यूज़ करते हैं, राइट। अब इनको डायग्राम के थ्रू समझ लो, जो मैं आपको भी बता रही थी, नोड एंड इंटरनोड। यहाँ पे देखो, जहाँ से ये आपकी पत्ती ग्रो कर रही है, ये वाला रीजन, ये नोड, ये वाला रीजन नोड, ये भी क्या है आपकी नोड। इन नोड के बीच का जो ये रीजन है, जो पोर्शन है, इसको क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं बता रही थी, यहाँ पर आप ये देखो एक्सिलरी बर्ड आपकी, ये यहाँ पर है, ठीक है ना, ये जो पोर्शन है रेड से डॉट, ये आपका एक्सिलरी आपका बर्ड है। यहाँ पर देख लो टर्मिनल और एक्सिलरी। तो टर्मिनल बिल्कुल एंड पे जो आ रहा है आपका, टॉप पे जो आ रहा है ना, जहाँ पे आपकी जो स्टेम है उसका एंड हो रहा है, ब्रांचेस निकली हुई है इसमें ये आपकी, तो ये टर्मिनल बर्ड है आपका। और ये जो इस लाइन के इधर या इधर आ रही है सारी, को इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, तो ये क्या है, ये है आपके एक्सिलरी बर्ड्स, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट हम करेंगे अब यहाँ पर लीफ के बारे में। लीफ आप सब फैमिलियर हैं, तो लीफ क्या है आपका, लेटरल जनरली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर है जो स्टेम पे लगता है आपका। कहाँ पर डेवलप होगा, नोड पर, ठीक है। एंड बियर्स अ बर्ड इन इट्स एक्सिल, तो जो मैंने अभी दिखाया ना आपको गैप था, उसके बीच में क्या होगा आपका, बर्ड मिलेगी आपको एक। एक्सिलरी बर्ड जो है वो बाद में किस चीज़ में डेवलप हो जाएगी, ब्रांच बन जाएगी। लीव्स कहाँ से ओरिजिनेट होंगी, शूट एपिकल मेरिस्टेम से आपकी जो है ये ओरिजिनेट होंगी, है ना। और कैसे अरेंज्ड होंगी, आपकी एक्रोपेटल ऑर्डर में जो है आपकी ये अरेंज्ड होंगी। एक्रोपेटल ऑर्डर को आप ऐसे मान लो कि एक अरेंजमेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि पैटर्न है किस चीज़ का, डेवलपमेंट का, जो भी आपके लीव्स हैं या आपके फ्लावर्स हैं उनका एक अरेंजमेंट होगा, ठीक है। कि जो नए स्ट्रक्चर हैं, जो नए यंगर स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, कि वो टॉप पर लोकेटेड हैं, और जो पुराने होते रहते हैं वो नीचे आते रहते हैं, जिससे आपने पत्ती देखा होगा, है ना, ये आपकी लीफ है। तो जो ये मान लो ये लीव्स पहले ग्रो हो गई हैं, तो बाद वाली लीव जो है वो यहीं पे तो ग्रो होगी, है ना, फिर यंगर वाली यहाँ ग्रो होगी ना, आपकी एपेक्स पे आती रहती है, तो इसको बोला जाता है आपका एक्रोपेटल ऑर्डर। इंपॉर्टेंट वेजिटेटिव ऑर्गन्स भी हैं आपके, है ना, और फोटोसिंथेसिस में भी आपको पता है कि हेल्प करती है जो आपकी लीव्स हैं। आगे देखो, टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स। यहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे बताया, देखो आपको 3 मेन पार्ट्स बता दिए, बेस, पेटियोल और लेमिना। लीफ इज अटैच टू द स्टेम बाय द लीफ बेस। अब लीफ जो आपकी अटैच होगी स्टेम से, वो किससे होगी, आपकी लीफ बेस से अटैच होगी।
और इसमें 2 लेटरल छोटे छोटे लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी होंगे जिनको स्टिप्यूल कहा जाता है आपका। बात करेंगे मोनोकोटिलेडन्स की, तो लीफ बेस एक्सपेंड इनटू अ शीथ कवरिंग द स्टेम पार्शियली और होली। अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन की, तो जो आपकी पत्ती है, जो लीफ बेस है आपका, सॉरी, है ना, वो एक्सपेंड होगा किसमें, कवरिंग में होगा, ठीक है, जो स्टेम को पूरा कवर कर लेगा पार्शियली या होली। कुछ आपकी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं जिसमें लीफ बेस जो है वो आपका स्वोलन हो जाएगा, थोड़ा ऐसे थिक टाइप का होगा, है ना, जिसको पल्वनस कहा जाता है। पिटियोल जो है वो आपका क्या करता है, पिटियोल जो है आपके ब्लेड को पकड़ के रखता है। पकड़ से मतलब क्या है कि अटैच करके रखेगा आपके स्टेम से। लॉन्ग थिन फ्लेक्सिबल पिटियोल्स अलाउ लीफ ब्लेड्स टू फ्लटर इन विंड। अब जो आपका पिटियोल्स हैं वो क्या करते हैं, पत्ती जब हवा चलती है तो जो पत्ती ऐसे हवा में हिलती रहती है ना, फ्लटरिंग करती रहती है, उस चीज़ में हेल्प करता है। देयर बाय कूलिंग द लीफ एंड ब्रिंगिंग फ्रेश एयर टू लीफ सरफेस। द लेमिना और द लीफ ब्लेड इज द ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ विद वेन्स एंड वेनलेट्स। तो ये जो लेमिना है आपका, ये लीफ ब्लेड है, ये कैसा पोर्शन है आपका, पूरा जो ग्रीन पोर्शन है ना, उसी को कहा जाता है लीफ ब्लेड या फिर आपका लेमिना। इसमें वेन्स होंगी, आपकी वेनलेट्स होंगी। यूजुअली इनमें एक इम्पॉर्टेंट मेन वेन होगी इसमें, जिसको मिडरथ कहा जाता है। वेन्स का काम क्या होता है, लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कराना और एज ए चैनल भी एक्ट करना, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए या फूड मटेरियल्स के लिए। शेप, मार्जिन, एपेक्स, सरफेस एंड एक्सटेंट ऑफ इंसिजन ऑफ लैमिना वेरीज इन डिफरेंट लीव्स। तो ये जो इसमें कट्स हैं कि पत्ती का डिज़ाइन कैसा है, पत्ती में एपेक्स कैसा है आपका, सरफेस कैसा है उनका, या जो उसमें डिविजन्स हैं सारे के सारे, वो अलग अलग पत्तियों में अलग अलग तरह के आपको मिलते हैं। जैसे मान लो आपने पीपल का पेड़ देखा है, पीपल की पत्ती का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कुछ रोज़ की, तो कुछ रोज़ का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है आपका। तो पत्ती का स्ट्रक्चर कैसा है आपका, अलग अलग मिलता है ना सारा। आप डायग्राम के थ्रू समझ लो, देखो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देती हूँ। देखो ये जो आपका ग्रीन वाला पोर्शन है ना, ये है आपका लीफ ब्लेड, ये जो पोर्शन है ना पूरा, ये वाला लेमिना बोल दो या लीफ ब्लेड बोल दो। ये जो है आपका, ये है आपका पिटियोल जहाँ से ये कनेक्टेड है। इसके बीच में पत्ती लाइक स्ट्रक्चर है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, स्टिप्यूल है आपका, ये आपका लीफ बेस हो गया जहाँ से ये अटैच्ड है आपका। और इनके बीच में एक छोटी सी पत्ती है जिसको कहा जाता है, यहाँ पर जो है आपका, ये है आपका एक्सिलरी बर्ड, जो आपका बाद में जो है ब्रांच बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पर वेनेशन के बारे में। अब वेनेशन देख लो, वेनेशन क्या होता है आपका, आपने पत्तियाँ देखी हैं, है ना, तो पत्तियों में जो अरेंजमेंट है आपके वेन्स का, मान लो आपके पास ये पत्ती है, किसी किसी में आपको ऐसे अरेंजमेंट मिल रहा है और किसी किसी में आपको ऐसे अरेंजमेंट मिल रहा है, पूरा ऐसे, है ना। तो ये तो है आपका पैरेलल वेनेशन और ये आपका रेटिकुलेट वेनेशन। तो वेनेशन का मतलब क्या है, वेनेशन का मतलब है जो आपकी वेन्स हैं या वेनलेट्स जो हैं आपकी, उनका जो अरेंजमेंट है लैमिना पर, ठीक है, लीफ ब्लेड पर, तो उसको कहा जाता है वेनेशन। जब आपकी वेनलेट्स जो है एक नेटवर्क बना देंगी आपकी, तो उस वेनेशन को क्या कहा जाएगा, रेटिकुलेट कहा जाएगा। और जब आपकी वेन्स जो है वो पैरेलली रन करेंगी तो उनको कहा जाएगा पैरेलल। तो ये है आपका रेटिकुलेट वेनेशन, ये है आपका पैरेलल वेनेशन। इस पत्ते में आप देख लो, इसमें जो एक सेंट्रल आपका ये जो वेन जा रही है ना, जो मेन वाली है, इसको कहा जाता है मिडरिब, ओके। और ये जो आपको छोटी छोटी ब्रांचेस दिख रही है ना सारी आपकी, ये सारी आपकी वेन्स और वेनलेट्स हैं। वेन्स हैं आपकी ये वाली और छोटी छोटी जो है आपकी ये वेनलेट्स हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 अपना स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।